नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, इस समय एक जिस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है नितिन गडकरी का, वो लगातार जो बात कर रहे हैं, एक तो पिछले कुछ समय से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के संघ और भाजपा के अंदर की खींचतान की बात हो रही थी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के खींचतान की बात हो रही थी, उसके बीच में नितिन गडकरी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जरा वो बयान जो है उसको मैं दर्शकों को सुनवा देता हूँ, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूँ। सुनवाइए जरा। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। सर, नितिन गडकरी तो ये कह रहे हैं कि भाई देश अपना धनवान है, देश के पास खूब पैसा है, लेकिन देश के लोग गरीब हैं, जिस तरीके की बात है। और ये बात कोई नई नहीं है, लगातार ऐसी बातें कही जाती रही हैं। जो आंकड़े हैं वो सब यही बताते रहे हैं, सिवाय हमारे प्रधानमंत्री के और सरकार में बैठे हुए लोगों के। क्योंकि बस प्रधानमंत्री ये कहते रहते हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम दुनिया में, जब वो भारत में रहते हैं तो कहते हैं कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और जब बाहर चले जाते हैं विदेश में तो वहां पर वो पांचवी अर्थव्यवस्था बताते हैं। ऐसे में इसके बीच में नितिन गडकरी का ये बयान, और एक और अहम चीज हुई है कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ऑफर किया गया है और राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया है। तो ये क्या चल रहा है इस खेल को? क्या ये खेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये खेल एक दूसरे के साथ खेले जा रहे हैं? क्या चल रहा है असल में? प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, गडकरी ने क्या कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गडकरी ने कहाँ कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी और ये सारी चीजें, ये सारी बातें विपक्ष भी कहता रहा है, राहुल गांधी भी कहता रहा है, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री कहते रहे, हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं सब ये बात कहते रहे हैं, केवल मोदी सरकार को छोड़ करके। लेकिन गडकरी ने ये बात कहाँ कही? ये अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने क्या नाम है, नागपुर के, जहाँ पे संघ का मुख्यालय है, वहां के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। वहां उन्होंने रोजगार की भी बात की कि रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए। मनिका सेंटलर, वो मैंने खबर भेजी है, वो जरा दिखाएंगे दर्शकों को, तो उसमें सारा क्लियर उसमें हो जाएगा कि क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी तो 11 साल से सरकार आपकी है ना, 11 साल से वो प्रायोरिटीज क्यों नहीं की? 12वें साल में प्रायोरिटी कैसे याद आई? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है राम प्रकाश जी। और टाइमिंग का मामला ये है कि आपको पता है कि आरएसएस जो है उसका शुरू से एक खेल रहा है, आज से नहीं, जब से लगातार 2004 में भी देखा होगा आपने, मोदी जब वो अटल जी सत्ता में थे तो उधर प्रधानमंत्री वो थे, इधर आरएसएस कभी स्वदेशी के नाम पर, कभी इधर के नाम पर, कभी उधर के नाम पर। तो बेसिकली पक्ष भी हम है, विपक्ष भी हम है। ये उनका एक खास तरीके का अंदाज है अपने संगठन को चलाने का। अब 11 साल बाद गडकरी का ये स्वीकार करना कि ये जो चीज है कि आर्थिक असमानता और जिस तरीके से गरीब गरीब हो रहा है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। 2 दिन पहले आपने देखा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को किस तरीके से पूरी बीजेपी फर्ज कर रही है, और आज जयराम रमेश ने उसको कॉल किया है उस बात को कि देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को किस तरीके से मैनिपुलेट करके, मिस अप्रोप्रिएट करके, जो खामियां हैं हमारे सिस्टम की, उसको एक उपलब्धि के तौर पर सरकार बता रही है कि किस तरीके से हमारा दुनिया में चौथे नंबर पर असमानता में सबसे नीचे है। देखिए हकीकत इससे जस्ट उल्टी है। तो ये बेसिकली क्या है कि गडकरी साहब, आपको 2-3 चीजें मैं आपको याद दिला दूं, आप सीनियर आदमी हैं, सारी चीज समझ जाएंगे। मोदी जी की आज की जो स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का फियास्को हुआ है इंटरनेशनली, जिस तरीके से भारत आइसोलेट हुआ है इंटरनेशनली, और उसके बाद जिस तरह की फाल्ट लाइन्स अब एक्सपोज हो रही हैं लगातार, चाहे वह विदेश नीति के मोर्चे पे हो, चाहे आर्थिक नीति के मोर्चे पे हो, चाहे सामरिक नीति के मोर्चे पे हो, आरएसएस को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है राम प्रकाश जी कि कहीं आने वाले समय में वो लाइबिलिटी ना बन जाए। और ऐसी लाइबिलिटी, जो उनके जो राष्ट्रवाद का प्लैंक है, 100 साल से आरएसएस क्या कर रहा है? सो कॉल्ड राष्ट्रवाद, उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ कुछ नहीं, आधार नहीं है उसका। राष्ट्रवाद एक शब्द पकड़ रखा उन्होंने, उसके ऊपर वो लगातार उस पिच पे बैटिंग करते हैं। अब जिस तरीके का सेना के 3 अधिकारियों ने अलग अलग मौकों पर क्या क्या बातें कह दी उसको लेकर के, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरीके से हम आइसोलेट हुए, आतंक के पीड़ित भी हम ही और आइसोलेट भी हम ही। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति की नाकामी हो, सामरिक नीति की नाकामी हो। हम अपनी एयरफोर्स को कहते हैं कि उनके एरियल असेट्स को टारगेट नहीं करना, उनकी एयर डिफेंस को अटैक नहीं करना, और वो हमारे जहाज गिरा के चले जाते हैं। ये सारी चीजें आइसोलेशन में नहीं है राम प्रकाश जी, ये एक श्रृंखला है। और अगर आपने पिछले 10-15 दिन, 20 दिन में एक चीज ऑब्जर्व की हो, सुब्रमण्यम स्वामी जो आरएसएस के सो कॉल्ड बहुत करीब हैं, उन्होंने किस तरीके से मोदी जी पर पर्सनली बहुत सीरियस अटैक, बेहद सीरियस एलिगेशन, गंभीर एलिगेशन के साथ अटैक करना शुरू किया, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे अमेरिका का मामला हो।
तो उन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे, इसकी शुरुआत कहां से होती है? आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी चीजें तो बाद में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब से नहीं हो पाया? 2023 जनवरी से। क्या कारण है? कोई समस्या तो है नहीं। मोदी जी इज ऑल पावरफुल, अमित शाह इज देयर, एवरीबडी इज देयर, सरकार है, कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? लगातार नड्डा साहब को क्यों एक्सटेंशन होती रही? यानी कि कुछ न कुछ अंदर है जो बाहर नहीं आने दिया जा रहा है तमाम प्लायबल मीडिया के जरिए, लेकिन पक रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक राग छेड़ा, उसके बाद तमाम चीजें हुई। फौजी अफसरों ने सारी बातें बतानी शुरू की, चाहे वो यहाँ में बताई, चाहे इंडोनेशिया में बताई, चाहे सिंगापुर में बताई। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी शुरू हुए। उसके बाद अब गडकरी जिस तरीके से गरीबी की बात करें, आपको ध्यान हो पिछले 22-23 साल से मोदी जी की राजनीति क्या है? गरीबी गरीबी गरीबी। मैं गरीब माँ के घर में पैदा हुआ हूं, मेरा गरीबी में ये है, मेरा वो है। तो गडकरी ने भी वही बात कही है जो विपक्ष कहता है, जो राहुल गांधी कहते हैं, और एक स्टेज तक मोदी जी भी करते आए जब तक उनको सत्ता में आना होता है। जब सत्ता में आना होता है उनको, तो उनको गरीब याद आ जाता है, चुनाव होता है और उसके बाद वो गरीबों को भूल जाते हैं। पॉलिसीज किसकी हैं वो A1 और A2 सबको पता है। तो ये टिपिकल आरएसएस की कार्यशैली है। पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम। आरएसएस को ये पता है कि मोदी आज सबसे कमजोर है, नंबर एक। नंबर दो, सितंबर भी आ रहा है, जो सोकॉल्ड 75 साल वाला जो एक पॉलिसी है, 75 साल में रिटायरमेंट की, जिसके कारण मुरली मनोहर जोशी जी चले गए, तमाम नेता चले गए, आडवाणी जी चले गए, यशवंत सिन्हा चले गए, अरुण शौरी चले गए। उस सीरीज में कहीं मोदी जी की भी तो रिटायरमेंट प्लान का वो नहीं, इसलिए ही तो कहीं वो नागपुर में जाकर के नहीं बोला। और दूसरी चीज मत भूलिएगा, आज का जो पूरा बीजेपी और आरएसएस का इकोसिस्टम है, उसमें आरएसएस का सबसे बड़ा ब्लू आइड बॉय कोई है तो उसका नाम नितिन गडकरी है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप बीजेपी का पूरा 2000 से आज तक का सफर देखेंगे, तो जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के सबसे प्रिय बीजेपी के कौन कौन लोग रहे हैं उसको भी मैं याद दिलाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको नाम याद आएगा प्रमोद महाजन साहब का। अटल जी की सरकार में अगर आप ध्यान करें तो किस तरीके से रातों रात क्या क्या खेल होते थे। उसके बाद प्रमोद महाजन के बाद जब 2013 में बारी आई, 12 से लगातार मोदी जी के कौन, A1 और A2, जो आज मशहूर है उस तरीके से, उन्होंने ही सारा चुनाव का खर्चे का सारे का प्रबंध करके, क्योंकि बीजेपी तो 10 साल विपक्ष में थी और उसके कारण वो मोदी जी की सबसे बड़ा एसेट बना और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए। राजनाथ उस समय अध्यक्ष होते थे, आपको याद होगा। आडवाणी जी भी थे उस समय, अपने क्या नाम है, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग भी थे उस समय, अपने क्या नाम, अरुण जेटली थे उस समय, सुषमा स्वराज थी, जो कहने को मोदी जी से सीनियर भी थे, लेकिन कॉर्पोरेट से करीबी उनको काम आई। उनके बाद छोड़ दीजिए, फिर जेटली साहब कॉर्पोरेट के बहुत करीब थे, तमाम कॉर्पोरेट्स के केसेस होते थे उनके पास, पर्सनल संबंध थे। जेटली जी आज अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो उसके बाद कॉर्पोरेट का सबसे करीबी कौन है? इज नन अदर देन नितिन गडकरी। तो आरएसएस के भी प्रिय और नितिन गडकरी अपने क्या नाम है, उनके कॉर्पोरेट के भी प्रिय। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनती है। और एज भी अभी उनके साथ है। उनको भी अगर 75 के पैमाने पर भी आप देखेंगे तो उनके कम से कम 7 साल बचते हैं। तो इन सारी चीजों के कारण ये जो मैं ये मानता हूं कि जो गडकरी ने जो ये कहा है, इसके अपने आप में कुछ निहितार्थ अवश्य है, चाहे वो कैजुअल कहा हो। लेकिन बीजेपी में 11 साल में किसी मंत्री के मुंह से आपने ये बात सुनी क्या आज तक? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने किसी ने ये बात स्वीकार? तो गडकरी के इस बयान को क्या मोदी की खिलाफत से जोड़ करके देखा जाए या फिर उनको हटाने की कवायद से जोड़ करके देखा जाए? नहीं, इसको एक रियलिटी के एडमिशन के तौर पर देखा जाए, जिसको अभी तक किसी ने एडमिट नहीं किया। और जब भी कोई चीज इस तरीके की फ्रॉम नोवेयर एडमिट होती है, एक तरफ तो देखिए पूरी सरकार किस बात पे लगी हुई है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, हमारे यहाँ आर्थिक असमानता सबसे कम है, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है। दूसरी तरफ सरकार क्या प्रचार कर रही है कि हमने 25 करोड़ लोगों को उससे गरीबी से बाहर निकाल दिया। सरकार का लगातार प्रचार है। और वैसी सूरत में सरकार का ही एक सीनियर मंत्री ये कहता है कि गरीबी और अमीरी का जो असमानता बढ़ रही है, लगातार अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो वो किसकी इंडाइटमेंट है? वो अपनी सरकार की इंडाइटमेंट है ना। सरकार में कौन है? मोदी जी। इसको केवल उस रूप में देखा जाए, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, जहां पे कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर स्थितियों में देखेंगे कि मोदी सरकार का प्रचार ये है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो गडकरी है वो उसको एक्सपोज कर रहे हैं कि गरीबी और अमीरी का भेद बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, तो बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। तो मोदी जी तो जिक्र करते नहीं बेरोजगारी का। तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ये अवसर इंपॉर्टेंट है, ये स्थान इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाह रहा हूं इस पूरे में। और आरएसएस की कोई भी कवायद बेमतलब नहीं होती है, वो बहुत बारीक खेलते हैं। वो दिखेंगे इधर, कर रहे होंगे कुछ और,
और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उससे लेकर के आज तक मोदी जी ने आज तक एनडीए संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई। ये ध्यान रखिए, बीजेपी का जो संसदीय दल है उसकी मीटिंग मोदी जी ने आज तक नहीं बुलाई। कोई कारण तो नहीं हो सकता है? अगर आप टेक्निकली देखेंगे, लीगली देखेंगे, पहले मोदी जी भाजपा संसदीय दल के नेता बनते, उसके बाद एनडीए संसदीय दल के नेता बनते, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा उनसे। ये सारी स्थितियां हैं। और जो आरएसएस ने पिछले कई दिनों से जो दिल्ली में भी कवायद की है, वो भी बेमायने नहीं है, उनका भी सब जगह से फीडबैक है। कुल मिलाकर के ये जो चीजें हैं, ये कुछ न कुछ जो सुब्रमण्यम स्वामी के जो हमले रोजाना तेज हो रहे हैं और वो लगातार सितंबर का जिक्र कर रहे हैं, ये उसका प्रिल्यूड हो सकता है। सारे देश को पता है कि गडकरी नंबर 1 आदमी है आरएसएस की, जहां तक पसंद का चला। लेकिन सर आज जब लगातार ये कहा जाता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोग कंट्रोल करते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम आता है, ऐसे में बार बार जो है वो संघ को भी एक तरीके से उन्होंने नकारा है। जेपी नड्डा का खुलेआम बयान था। इतना ही नहीं, संघ ने तो यहाँ तक, संघ के मुखपत्र में यहाँ तक लिखा गया था कि भाई मोदी का चेहरा और मोदी का जो एजेंडा है वो चुनाव में लोकसभा के नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आगे करके ही, उसको केंद्रित करके ही चुनाव लड़ा गया और तीसरी बार भले ही सीटें घटी लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। संघ अपनी ही बातें लगातार संघ की अप्रासंगिक होती जा रही हैं। ऐसे में संघ खुद कितना प्रासंगिक रह गया है भारतीय जनता पार्टी आज नई भाजपा के लिए, और वो भी मोदी और शाह के रिजिम में, कि उनकी चले या उनका जो प्रिय हो उसको अध्यक्ष बनाया जाए। प्रकाश जी, अगर नहीं चलनी होती और सारी चीजें उन्हीं की इच्छा के, मोदी जी की इच्छा के हिसाब से होती, तो मोदी जी भी तो नहीं बना पाए ना। ये सच बात है कि पिछले 11 सालों में आरएसएस के अंदर भी वो सारी विसंगतियां आ गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आई। जो आराम परस्ती और तमाम चीजें, जो सुविधा संपन्न, भोग विलासिता, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, चार्टेड से चलना स्कूटर की बजाय और दूसरों के घर में प्रवास करने की बजाय 5 स्टार दफ्तरों में रहना, शानदार पूरे देश में दफ्तर बना लेना, वो जो सत्ता सुलभ जो बीमारियां होती हैं, जो वो सारी की सारी आरएसएस में ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद सच्चाई ये भी है, देखिए कोई शक नहीं है इसमें कि चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को एक फ्री हैंड आरएसएस ने दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सत्ता को गंवा नहीं सकते थे। द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वाज देयर। वैसी सूरत में अब सरकार तो आगे 4 साल, सरकार तो कहीं जा नहीं रही है, और अभी तो 2025 से 29 तक का मैंडेट है। ऐसे में जो अब परिस्थितियां बनी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे पूरी दुनिया में जो भारत की स्थिति हो गई है, एकदम इकलौते खड़े हो गए, आप जाके आपके कोई साथ नाम लेने वाला भी नहीं, वैसी सूरत में आरएसएस को डर है। और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान जिस तरीके की उसकी प्लेसमेंट हुई है, चाहे चाइना के साथ, चाहे अमेरिका के साथ, और रशिया के साथ भी वो संबंध बढ़ा रहा है ड्यू टू चाइना, उस सारे में जो संघ का सो कॉल्ड राष्ट्रवाद है, जो 56 इंची प्रधानमंत्री लेकर के वो आए थे, वो कहीं ना कहीं उसकी यूएसपी डायल्यूट हुई है। संघ की चिंता ये है। और अब चूंकि मोदी जी एट हिज एवर वीक है, अगर आप पूरे 11 साल में देखेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर करने गए थे कुछ और और उसके फॉलोआउट किसी और रूप में आ रहे हैं। सरकारी प्रोपेगेंडा कितना कर लेंगे, भगत कितना कर लेंगे, आईटी सेल कितना कर लेंगे। जो सवाल उठ रहे हैं वो तो फौज के अधिकारियों ने उठाए ना, सरकार ने तुमको दबाया। सरकार ने कब ये माना कि हमने कहा था कि वहां अटैक मत कीजिएगा जाके आर्मी, उसका डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट? सरकार ने तो नहीं माना, फौज ने माना ना। उसके अलावा जिस तरीके से जहाज गिरने की बात सीडीएस ने सिंगापुर में बताई, और यहां पर यह बताया करके चाइना हमारा किस तरीके से सभी चीजों की लाइव टेलीकास्ट उनको दे रहा था, चाइना ने, वो तो डिप्टी चीफ ने बता दिया 2 दिन पहले। तो आप आज तक हालत ये है राम प्रकाश जी, इसको बिटवीन द लाइन्स देखिए आप, जो दिख रहा है वो नहीं, जो सरकार छुपा रही है वो नहीं, मेरा और आपका काम है जो छुपाया जा रहा है वो दिखा। आप देखिए 10 मई को सीज फायर हुआ, उसके तुरंत बाद कौन कौन गया चाइना? सरकार को तो पता था ना कि चाइना का क्या रोल रहा है, पाकिस्तान को उसने किस तरह की वेपनरी दी, किस तरह की रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस दी। उसका विरोध करने की बजाय सबसे पहले कौन गया? तुरंत बाद सबसे पहले अडानी गए अपने व्यापार के लिए, उसके बाद अजीत डोभाल साहब गए कि नहीं गए? फिर राजनाथ सिंह गए एससीओ के नाम पर, स्टेटमेंट भी साइन नहीं हुई। उसके बाद अब जयशंकर जा रहे हैं 13 तारीख को। होना तो ये चाहिए कि चाइना के साथ आपका शत्रु राष्ट्र, जब उसने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, आप भी शत्रुवत व्यवहार कीजिए। हो उल्टा रहा है, पाकिस्तान के सेना चीफ के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति लंच कर रहा है। सोचिए आप, पाकिस्तान के वायुसेना के चीफ को वहां पे बुलाया जा रहा है अमेरिका के अंदर, और हम ना पाकिस्तान का उस तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स के अंदर क्या कहा, सारी बातें कही, पाकिस्तान का नाम लिया क्या? किसी भारत, राजनाथ सिंह ने नाम लिया ब्रिक्स के अंदर, एससीओ के अंदर कहीं नाम लिया हो? भारत में तो हर भाषण में पाकिस्तान,
और विदेश में जाकर सीमा पार। ये कौन सा वो ब्रिक्स में भी पाकिस्तान का नाम तो नहीं है। आतंकवाद का विरोध करने की बात हुई, वो तो पूरी दुनिया कहेगी आतंकवाद खराब चीज है, लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया? और आप इसको भी आज सारे अखबार देखिए सुबह से उठा करके, सारी वेबसाइट्स, ये है एवरीबॉडी कॉल्स आउट पाकिस्तान, कॉल हु हैज सेड पाकिस्तान, वेयर इज इट्स नेम? प्रधानमंत्री के भाषण में दिखा दीजिए, राजनाथ जी के भाषण में दिखा दीजिए। तो पाकिस्तान भारत में करते हो आप, गोली का बदला गोला, ये वो फला, जब बाहर जाते हो तो आपका वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दिख रही है। वहां तो आपने कमाल देखा, अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ जी की बात हुई थी कुछ दिन पहले। पहले जो प्रेस नोट आया पीआईबी का, उसमें क्या लिखा हुआ था? पाकिस्तान भी लिखा हुआ था, पहलगाम भी लिखा हुआ था। कितनी देर बाद दोबारा प्रेस नोट आया जिसमें दोनों को हटाया गया, भारत सरकार के द्वारा, अमेरिका से नहीं। तो ये राष्ट्रवाद की पोल खुल रही है, क्या खुल रहा है? कि आप भारत में तो आपका भाषण पाकिस्तान के बिना खत्म नहीं होता, और बाहर जाकर के आप बोलते नहीं। और आप भगत यहाँ क्या कहते हैं आईटी सेल, कि पाकिस्तान का कोई नाम हम तो लेते हैं लेकिन वहां नहीं आता। बता दीजिए कौन से भाषण में नाम लिया प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में, मोदी जी ने बाहर जाकर, या किसी मंत्री ने लिया? एक चीज है हेमंत सर, जितना भी अभी तक नरेंद्र मोदी जी का जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है, वो तो यही कहता है भाई उनके कर्मचारी से अधिकारी तक सब वो वही रखना चाहते हैं। रिटायर होने के बाद भी उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहता है, जब रिटायर हो जाते हैं उनको रीपोस्टिंग कर देते हैं उनकी किसी दूसरे रूप में। ये उनका ट्रेंड रहा है। और एक यहाँ गुजरात से लेकर के पीएमओ तक भरमार है ऐसे लोगों की जिनके साथ वो शुरू से काम कर रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो भाई वो दूसरा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लेकर के चल रहे हैं। अमित शाह साहब रहे, 14 में वो आए मोदी जी, और 14 से 20 तक अमित शाह साहब रहे, 20 में नड्डा बने, तब से वो नड्डा को रख रहे हैं। तो ये मोदी जी तो भाई नहीं चाहते हैं बदलना, इसलिए नहीं बदल रहे हैं। संघ चाहता है बदला जाए, लेकिन संघ बदल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में मोदी जी आज की तारीख में कहीं ना कहीं संघ पे भारी तो दिख रहे हैं। अब नितिन गडकरी का ये बयान मोदी का अगर विरोध कर रहा है, तो नितिन गडकरी को किनारे करने में मोदी जी समय क्यों ले रहे हैं? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं मोदी? क्यों उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है? नहीं राम प्रकाश, देखिए इस जो आपने सवाल किया ना, अपने आप में बहुत रोचक है, और इसको उसी अंदाज में जवाब देने की जरूरत है। मोदी जी इस बात से संतुष्ट हैं कि मैंने 2 साल से संघ का प्रिय व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनने दिया। संघ इस बात से खुश है कि हमने मोदी का हैंडपिक आदमी अध्यक्ष नहीं बनने दिया। एक ये भी तो स्टेज आती है। चुनाव से पहले संघ मोदी से सीधा पंगा नहीं लेना चाह रहा था, 2024 तक वो बात चल गई। उसके बाद आज इस राज्य का चुनाव, आज महाराष्ट्र का चुनाव, आज हरियाणा का, उसके बाद टाल गए थोड़ा सा, लेकिन फाइनली तो अध्यक्ष तो बनना ही है ना। तो वो अब समय आया है कि वो अध्यक्ष बनाने की बातचीत चले। अब सूत्र ये भी बता रहे कि राजनाथ सिंह को ऑफर किया गया है, क्योंकि संघ चाहता है कि कोई ना कोई मजबूत व्यक्ति जो रिलेटिवली सीनियर हो और जो चेक रख सके थोड़ा बहुत। लेकिन वो आपको पता है किस तरह का चेक रख पाएंगे राजनाथ जी? उनका तो नाम ही निंदानाथ हो गया। जब से वो अध्यक्ष, पहले जब मोदी जी को अध्यक्ष बनाने, वो क्या नाम है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया, उस समय भी आपको ध्यान होगा राजनाथ जी ही अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही उनकी घोषणा की थी वहां पर, जबकि अडवाणी और सुषमा स्वराज गए भी नहीं थे मीटिंग पे। तो वो चीजें बेसिकली आपको देखनी पड़ेंगी कि अब 74 साल के ऑलरेडी हो गए राजनाथ सिंह। अगले साल 10 जुलाई को 74 साल के हो जाएंगे राजनाथ सिंह। उसके बाद उनका भी कार्यकाल अगर मोदी जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में देखेंगे आप, तो 1 साल का और बच जाएगा, जबकि अध्यक्ष का कार्यकाल तो ज्यादा है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन राजनाथ किसी भी सूरत में रक्षा मंत्री पद क्यों छोड़ना चाहेंगे बताइए आप? तो वो नहीं छोड़ना चाह रहे। मोदी जी के लिए राजनाथ बढ़ भी जाए तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कोई ऑफेंस तो कर नहीं सकते हो। तो राजनाथ इतने सीनियर होने, मोदी से तो बहुत सीनियर है राजनाथ, उसके बावजूद भी लगातार जिस तरीके से सबमिसिव व्यवहार रहा है उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 11 साल से तो सारा देश देख रहा है, उनसे सीनियर होने के बावजूद कहीं बुक्के लेके खड़े होते, कहीं माला से टाल दिया जाता है उनको, तमाम चीजें दुनिया ने देखी। तो मोदी जी को उनसे आपत्ति नहीं, वो बन जाए तो भी कोई समस्या नहीं। वो इस बात पे खुश होंगे मुझे 3 साल मिल जाए, लेकिन रक्षा मंत्री का पद कौन छोड़े? सबको पता है बीजेपी में जब तक मोदी और शाह है, इस तरीके से इसको अध्यक्ष को कोई नहीं पूछता। जेपी नड्डा को आप हमेशा देखते होंगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं चुपचाप जब वो दोनों आते हैं। तो उस सूरत में तो तीसरे नंबर की पोजीशन इनकी यहाँ भी है, कम से कम मंत्री तो है, सारी सुख सुविधाएं तो है। मोदी का ये राजनाथ बन जाए तो भी कोई बुराई नहीं, मनोहर लाल खट्टर बन जाए तो कोई बुराई नहीं, अपने क्या नाम है धर्मेंद्र प्रधान बन जाए तो भी कोई समस्या नहीं। उनको समस्या किससे कि कहीं शिवराज सिंह चौहान टाइप कोई आदमी ना बन जाए, कोई ऐसा कि जो कल को अमित शाह के लिए परेशानी कर दे या कुछ और कर दे। राजनाथ के अध्यक्ष बनने में एक और समस्या है, राजनाथ बनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या होगा? एक इंटरनल कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट बैलेंस, तमाम तरह की चीजें भी होती है। राजनाथ सिंह भी ठाकुर हैं, यूपी से आते हैं,
उधर से उनको लेकर के भी असहज रहे अमित शाह और मोदी लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो पार्टी के अंदर और संघ के अंदर तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं। वी आर नॉट वर्किंग ऑन एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग आउट, जो बीजेपी के सिस्टम से ही लगातार बाहर आ रही है। सच्चाई है ये सारी की सारी चीजें, और इनमें से कुछ भी हुआ होता तो देश के सामने होता। हकीकत यह है कि सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, और बीजेपी का इतना इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल होने के बावजूद भी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो सारा फियास्को हुआ एक, और बिहार में जिस तरीके से जो चुनाव आयोग ने जो ये सारा मट्ठा डाल दिया सारी तैयारियों पर, जिस तरीके से वो भी जो सघन परीक्षण के नाम पर, पुनरीक्षण के नाम पर, मतदाता सूचियों का, वो भी बैकफायर कर सकता है। जिस तरीके का माहौल पूरा आपने क्या सोच के ऑपरेशन सिंदूर किया था, और वो चीजें किस दिशा में जा रही हो, तो वो सारे करे कराए पर राम प्रकाश जी पानी भी फेर सकता है। और बिहार का जिस तरीके की सेंसिटिव और अलर्ट जनता है, कम पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन अगर उनको ये समझ में आ गया कि चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे के ऊपर हमें वोट के अधिकार से वंचित करना चाह रहा था, फिर क्या बनेगी बीजेपी के साथ, ये भी देखने की चीज है। तो हाँ, एक मौके पर कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है बीजेपी को भी और संघ को भी, ये बात माननी पड़ेगी। एक चीज और है सर, जो भाजपा, जो नरेंद्र मोदी और जो उनकी पूरी सरकार देश का संविधान बदलना चाहती है, वो भाजपा का संविधान क्यों नहीं बदल देती है? या तो वो अध्यक्ष को, भाई वैसे भी भाजपा में अध्यक्ष का चुनाव आज तक कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, और उनको मनोनीत ही करना है, तो संविधान में ही वो परिवर्तन कर लेंगे, भाई हम अध्यक्ष जिसको चाहेंगे बनाएंगे, उसका कार्यकाल की लिमिट खत्म कर देंगे। वो तो सबसे आसान काम था मोदी और शाह के लिए, उसको करने में क्यों कतरा रहे हैं? कुछ चीजें बिना कहे हो जाती हैं, कुछ चीजों के लिए कहना पड़ता है। देश के संविधान से तो कुछ शब्द आप हटाने चल पड़े थे, शायद हो सकता है आपने अपना ही संविधान ना पढ़ा हो, तो वहां पकड़े गए बैकफुट पर, तो वो नैरेटिव एक दिन ही चला, उसके बाद उस नैरेटिव छोड़ के फिर दूसरे नैरेटिव पे जंप कर गए। इनका यही स्टाइल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राम प्रकाश जी एक चीज बड़ा स्पष्ट मानिए, जब तक मोदी है, जब तक शाह है, कोई बीजेपी अध्यक्ष आ जाए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जिन जिन लोगों के नाम है उनके दोनों के सामने आप उनकी स्थिति देखिए। जो भी गडकरी का जो है, गडकरी तो चलो मंत्री है, वो तो बढ़ेंगे भी नहीं अध्यक्ष, उनका तो निशाना कहीं और ही है। राजनाथ जी कंप्लीटली सबमिसिव हो चुके हैं सब तरीके से, मंत्री के तौर पर भी, अदरवाइज भी। आप देख लीजिए धर्मेंद्र प्रधान की क्या स्थिति है, आप देख लीजिए अपने मनोहर लाल खट्टर की क्या स्थिति है, मान लीजिए कोई साउथ के निर्मला सीतारमण का भी कोई नाम ले आए कभी, उनकी भी क्या स्थिति है इनके सामने। तो बेसिकली इनकी कोशिश केवल ये कि कोई रबड़ स्टैंप आ जाए, और राजनाथ को भी ये उसी श्रेणी में मान सकते हैं, क्योंकि राजनाथ ने भी कभी इनके खिलाफ 11 साल में कोई एक शब्द बोला हो तो ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं। तो उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली एक तरीके से समर्पण कर रखा है एक तरीके से इनके सामने। और वही ये चीज है कि राजनाथ को क्यों लाना चाह रहा है संघ के, कम से कम एक बड़ा फेस तो है, एक मेन स्ट्रीम की कास्ट को एड्रेस तो करता है पूरे देश के अंदर, वो सारी चीजें हैं। अब देखना है कि चीज किस दिशा में जाएगी। अध्यक्ष का पद अब लंबे समय तक आप नहीं लटका के रख सकते, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वहां से सारे समीकरण बदलेंगे। और सितंबर में जब मोदी जी 75 साल के होंगे, वो कॉल लेना भी अपने आप में बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरएसएस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और गडकरी ने जो ये कहा है, और जो सुब्रमण्यम स्वामी जो 1 महीने से जो उनके तेवर आप देख रहे हैं, ये निश्चित मानिए कि वो बेमायने नहीं, उसके मायने जरूर। हो सकता है मोदी जी कंटिन्यू करें, मैं और आप, हम कोई ज्योतिषी नहीं, हम तो जो बॉडी लैंग्वेज और जो शब्दावली है और जो ऑफेंसिव पोस्चर्स हैं, उनके हिसाब से बिटवीन दी लाइंस एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किसकी शह पे हो रहा है। गडकरी बिना आरएसएस की परमिशन के ये बात नहीं कह सकते। और नड्डा ने जो बात कही थी कि आरएसएस की अब जरूरत नहीं है हमें, ये भी मान के चलिए वो भी मोदी और शाह से पूछे बिना नहीं कहा होगा उन्होंने, इसलिए वो बच भी गए। अदरवाइज तो आरएसएस अगर अपनी पे आ जाता तो आप सोचिए कहां के मंत्री बनते और कहां के अध्यक्ष बनते। तो वो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि चुनाव का मौसम है, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, जगह सही होगी। लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पे तो है ना, और मौका आने पर उनका हिसाब भी किया जाता है। बिल्कुल, ये जो हिसाब कैसे होगा, कौन करेगा, किसका होगा, ये इंटरेस्टिंग होगी। खैर, सितंबर को लेकर संघ की जो तैयारी है वो देखना होगा कि उसको संघ कैसे अमली जामा पहना पाता है, क्योंकि मोदी जी सत्ता, पद, कुर्सी किसी भी हालत में छोड़ना तो नहीं ही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।